हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, मेरे प्यारे प्यारे सीए फाइनल वाले दोस्तों, सुस्वागतम आपका अपने आज के आगाज बैच में, जिसमें अपनी चल रही है रट्टाफिकेशन एंड निमोनिक रिक्स अपन सीरीज अपन चला रहे हैं, जिसका आज अपना लेक्चर नंबर 1 ही है सर। हाँ जी, जिसमें अपन क्या करने वाले हैं सर, ड्यू डिलीजेंस चैप्टर। और मैंने आपको पहले ही बताया था अपनी ये रट्टाफिकेशन एंड निमोनिक सीरीज है, बहुत ही यूनिक सीरीज है सर। दिक्कत क्या होता है ना, आईसीआई देवता जो है ना, हमारा आईसीआई देवता, जब तक एग्जैक्ट आंसर ना लिख दो एग्जाम में, मतलब एग्जैक्ट लैंग्वेज, एग्जैक्ट कीवर्ड और हेडिंग, एग्जैक्ट लैंग्वेज से मेरा मतलब क्या है, एग्जैक्ट कीवर्ड एंड हेडिंग, जब तक आप वो ना लिख दो ना, तब तक आईसीआई देवता हमारे मार्क्स ही नहीं देते हमको। हम क्या करते हैं सर गलती, हम केवल समझ के चले जाते हैं और केवल फिर हम वहाँ पे ना मन से लिख के आ जाते हैं, तो मार्क्स नहीं मिलते। हाँ जी, ऑडिट का सबसे बड़ा दुख यही है। तो सर क्या केवल रट के चले जाए उससे काम हो जाएगा? अरे नालायक को मैंने इतनी बार बोला, केवल रटने से भी काम नहीं होता है, मैंने बोला है। इसीलिए अंडरस्टैंडिंग तो इक्वली यूजफुल है। तो मैं अभी आप भी अगर आप ये सीरीज देख रहे हो तो आई होप आपको एक बार ऑडिट आपने समझ रखी है, पढ़ रखी है, आप केवल उसको याद करने के लिए और रिवाइज करने के लिए आए हो, ठीक है। अगर आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो उसके लिए आप अपने दूसरे बैचेस रेफर कर सकते हो, जिसमें अपन ने अंडरस्टैंडिंग और रट्टाफिकेशन दोनों के दोनों कराए हैं, अपने वो बैचेस आप रेफर कर सकते हो। बाकी अभी के बैच में ओनली रट्टाफिकेशन पे फोकस जाएगा, इससे अपन एग्जैक्ट आईसीआई के कीवर्ड और हेडिंग लिख पाए। और वापस बोल रहा हूँ, अंडरस्टैंडिंग इक्वली यूजफुल है, केवल इसको करें। आप डायरेक्ट नहीं चाह सकते कि नहीं केवल याद कर लिया और चले गए एग्जाम में, अगर नहीं ऐसा है तो आप पहले अंडरस्टैंडिंग लो अपने दूसरे बैचेस से। आ जाइए सर, ये अपन रट्टाफिकेशन निमोनिक सीरीज आएगी अपनी। तो अब आ जाओ अपने चैप्टर नंबर 17.1, दैट इज ड्यू डिलीजेंस। आज अपन कंप्लीट करेंगे, बिल्कुल रटवा के छोड़ देंगे। वापस बोल रहा हूँ, आई होप आपने ये समझ रखा होगा चैप्टर। इसमें अपन समझाएंगे बिल्कुल नहीं, मेरा इसमें फोकस समझाने का बिल्कुल नहीं होगा। आई होप आप एक बार पढ़ के समझ चुके हो उस चैप्टर को, उसके बाद इधर आए हो, ठीक है। वरना आप हमारे दूसरे बैचेस रेफर कर सकते हैं समझने के लिए। आ जाइए, तो इसका सबसे पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है सर, क्लासिफिकेशन ऑफ ड्यू डिलीजेंस। ड्यू डिलीजेंस का क्लासिफिकेशन क्या होता है तुमको पता है? तुम जो अभी सीए फाउंडेशन का एग्जाम देते हो, उसमें बहुत से बच्चे पुराने होंगे या फिर ऐसा, पहले सीए फाउंडेशन नहीं होता था, पहले सीपीटी होता था। पहले क्या होता था? सीपीटी। और अब तुमने क्या करा है, यहाँ पर सीए फाइनल में आके पछता रहे हो, नहीं पछता रहे हो? अरे हाँ हाँ, पछताते, सब पछताते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अपन जो पछता रहे हैं ना सीए फाइनल में आके, तो वो तुम्हारी गलती है। तुमको सीपीटी का फॉर्म फाइल करते वक्त ही अच्छे से ड्यू डिलीजेंस कर लेना था कि सीए में कितनी पढ़ाई करनी पड़ेगी, कितने घंटे डिवोट करने पड़ेंगे, कहाँ अपने सोना बाबू से बातें करना बंद करनी पड़ जाएगी। अरे बबुआ, बहुत ही बुरा हाल हो जाएगा। ये चीज आपको अभी पछताना नहीं चाहिए था, जब सीपीटी का फॉर्म फाइल कर रहे थे, जब आप सीपीटी का फॉर्म फाइल कर रहे थे, उसी वक्त आपको ये अपना ड्यू डिलीजेंस अच्छे से कर लेना था। जो अभी सीए फाउंडेशन है, पर आप जब सीपीटी का फॉर्म फाइल कर रहे थे, सीपीटी का फॉर्म फाइल कर रहे थे ना, ऑनलाइन फाइल कर रहे होंगे, तो उसी वक्त सोच लेना था, मतलब सीए में आने के पहले ही सोच लेना था कि हमारा क्या हाल होने वाला है इस जगह आने के बाद। इसलिए ड्यू डिलीजेंस सीपीटी का फॉर्म फाइल करने के पहले ही सोच लेना था कि सीए करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, कितना बुरा हाल होने वाला है हमारे। समझे मेरे रज्जा, मेरे बबुआ? तो अब देखो, सीपीटी फाइल, अपन इसका क्या हो गया, सीपीटी फाइल, अरे भाई मेरे सीटीपी नहीं है ये, टीपीपी कर लो। सीपीटी फाइल, सीपीटी फाइल, सीपीटी फाइल, सीपीटी फाइल। सीपीटी का फॉर्म फाइल करने के पहले आपको ड्यू डिलीजेंस से करनी थी। सी से कॉमर्शियल ड्यू डिलीजेंस, कॉमर्शियल का ड्यू डिलीजेंस का दूसरा नाम ऑपरेशनल भी होता है, ठीक है। वो तो मैं समझाने पे नहीं जाऊंगा, वापस बोल रहा हूँ कि समझाया अपन ने दूसरे बैचेस में है, अभी केवल याद करने का पर्पस है। इस बैच का पर्पस ही यही है ना, बाकी मेन क्लासेस में अपन समझते भी है, रटते भी, दोनों करते हैं, ठीक है, क्योंकि मार्क्स दोनों से चाहिए होते हैं। चलो, सीपीटी फाइल, सी से कॉमर्शियल ड्यू डिलीजेंस। कॉमर्शियल का दूसरा नाम ऑपरेशनल भी है, कॉमर्शियल का दूसरा नाम ऑपरेशनल भी है, ठीक है ना। पी से पर्सनल का ड्यू डिलीजेंस, पी से पर्सनल का जो आके एम्प्लॉइज है उनका ड्यू डिलीजेंस, पी से पर्सनल, पी से पर्सनल। टी से टेक्नोलॉजी, टैक्स ड्यू डिलीजेंस, टी से टैक्स ड्यू डिलीजेंस, ठीक है। टेक्नोलॉजी, हाँ यहाँ पे ध्यान रखना है बच्चे, क्या कभी और मैं भी कंफ्यूज आता हूँ। टी से टैक्स ड्यू डिलीजेंस है, टेक्नोलॉजी नहीं है। आप लिखो तो काट देना टेक्नोलॉजी। क्यों टेक्नोलॉजी नहीं है सर? क्योंकि टेक्नोलॉजी इस वाले पॉइंट में कवर है, 5th वाले पॉइंट में, आई पे इंफॉर्मेशन सिस्टम, आई पे इंफॉर्मेशन सिस्टम। और पी से पॉलिटिकल नहीं है, पी से पर्सनल है, पी से पर्सनल है। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं पॉलिटिकल से और पर्सनल से, टेक्नोलॉजी और टैक्स में, ठीक है। तो पी से पर्सनल है, टी से टैक्स है, पी से पर्सनल, टी से
टैक्स। सीपीटी, सर आपने बोला ड्यू डिलिजेंस के कितने क्लासिफिकेशन होते हैं, कितने प्रकार होते हैं, कितने एरिया होते हैं। मैंने कहा तुमको ड्यू डिलिजेंस कर लेना चाहिए था सीए में आने के पहले ही। तो सीए में कैसे आए थे तुम? सीपीटी का फॉर्म फाइल करके, सीपीटी का फॉर्म फाइल करके। तो सीपीटी में फॉर्म फाइल करने के पहले ड्यू डिलिजेंस कर लेना चाहिए था। सीपीटी फाइल, सी से कॉमर्शियल, सी से कॉमर्शियल, सी से कॉमर्शियल, पी से पर्सनल, पी से पर्सनल, पी से पर्सनल, टी से टैक्स, टी से टैक्स, टी से टैक्स। देखो भाई मैं बार बार बोल रहा हूँ तो खुद के लिए नहीं बोल रहा, मैं तो याद करके आया हूँ घर से इनको मतलब मुझे तो बहुत पहले याद हो चुके हैं ना, मैं तुमको याद कराने के लिए बोल रहा हूँ, तो रिपीट करना है साथ में। ये नहीं बैठे हो वहाँ बोलते रहे भाई, बसते रहे भाई, तू बसते रहे, हम सुन रहे। अरे ना भाई ऐसा नहीं, आप लोगों को याद कराने के लिए बोल रहा हूँ मैं राजा। चलो सीपीटी फाइल, सीपीटी फाइल, सी से कॉमर्शियल, पी से पर्सनल, टी से टैक्स, सी से कॉमर्शियल, पी से पर्सनल, टी से टैक्स, सी से कॉमर्शियल, पी से पर्सनल, टी से टैक्स। फिर फाइल, फाइल एफ से फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस, एफ से फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस, आई से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ड्यू डिलिजेंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ड्यू डिलिजेंस, एल से लीगल, लीगल एस्पेक्ट जितने भी है उनका ड्यू डिलिजेंस, लीगल एस्पेक्ट का सबका ड्यू डिलिजेंस, ई से एनवायरमेंटल ड्यू डिलिजेंस, ई से एनवायरमेंटल ड्यू डिलिजेंस, ई से एनवायरमेंटल ड्यू डिलिजेंस। तो एफ आई एल ई से क्या हो गया? एफ से फाइनेंशियल, एफ से फाइनेंशियल, साथ बोलो भाइयों। आई से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एल से लीगल वाला ड्यू डिलिजेंस, एल से लीगल वाला ड्यू डिलिजेंस, ई से अपना एनवायरमेंटल ड्यू डिलिजेंस, ई से एनवायरमेंटल ड्यू डिलिजेंस। ठीक है ना सर? ये हो गया अपना सीपीटी का फॉर्म फाइल करने के पहले। तो इसीलिए पहले मैं क्यों बता रहा हूं, ताकि तुमको याद आए क्वेश्चन आए तो कि सर ड्यू डिलिजेंस कब कर लेना चाहिए था? सीए में आने के पहले ही, मतलब सीपीटी का फॉर्म फाइल करने के पहले। तो निमोनिक क्या आ जाएगा इससे अपन को? पहले इस स्टोरी से पहले निमोनिक क्या आ गया, फिर इनके लिख देंगे अपन डायरेक्ट। सीपीटी फाइल, सी से कॉमर्शियल, सी से कॉमर्शियल, सी से कॉमर्शियल, पी से पर्सनल, पी से पर्सनल, पी से पर्सनल, टी से टैक्स, टी से टैक्स, टी से टैक्स, एफ आई एल ई, एफ आई एल ई, एफ से फाइनेंशियल, 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 आई से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एल से लीगल, 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 ई से एनवायरमेंटल, 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 सीपीटी फाइल, कॉमर्शियल पर्सनल टैक्स, कॉमर्शियल पर्सनल टैक्स, कॉमर्शियल पर्सनल टैक्स, एफ आई एल ई, फाइनेंशियल, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, लीगल, एनवायरमेंटल, लीगल, एनवायरमेंटल। डन सर, आ जाओ नीचे। अब फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस कितने प्रकार के होते हैं, उसमें अपन जनरली क्या क्या एरिया चेक करते हैं। तो मीनिंग में ना पहले एक ब्रीफ ओवरव्यू चेक करते हैं। फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस में दो चीजें चेक करते हैं। तो मीनिंग कोई पूछे कि कैसे, जनरल ऑब्जेक्टिव, ऊपर ऊपर से पहले क्या देखोगे, ऊपर ऊपर से हम ये सब देखेंगे, फिर उसका स्कोप क्या होगा। ठीक है, तो फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस का हमारा ऑब्जेक्टिव होता है, मैं समझाने पे नहीं जाऊंगा, ठीक है यार, चलो क्यों जाना अभी समझ में, क्योंकि सीरीज का एम ही नहीं है अभी समझना, इस सीरीज पूरी रट्टाफिकेशन। ठीक है, बिना फालतू सीरीज का मतलब थीम चेंज नहीं करते ना, फिर अपन समझने पे अभी नहीं जाएंगे। ठीक है ना, तो कुल मिला के मुझे इन एरियाज का वेरिफिकेशन करना होता है। क्या क्या? बहुत बेसिक, बहुत बेसिक। अब कोई बैंक वाला लोन लेने आए, कोई बैंक वाला के पास तुम लोन लेने गए बैंक वालों के पास, तो बेसिक है, तुम कभी भी लोन लेने जाओगे ना बैंक वालों के पास, अगर तुम्हारा धंधा है, कोई धंधा चलाने के लिए लोन लेने गए, तो बैंक वाले का फर्स्ट क्वेश्चन होगा, भाई तू धंधा कौन सा करता है, तेरा मालिक कौन है, मतलब पूरे बिजनेस के बारे में जानेगा, प्रमोटर, मैनेजमेंट, इनके बारे में जानेगा। तुम डायरेक्ट बैंक वाले के पास लोन लेने गए, वो लोन थोड़ी ना दे देगा, दो चीज का वेरिफिकेशन करेगा। धंधा कौन सा करता है, तेरी मार्केट में हैसियत कितनी है, भाई बैंक वाला क्या बोलेगा, भाई तेरी मार्केट में हैसियत कितनी है, मतलब तेरे प्रमोटर, तेरे मैनेजमेंट, धंधे बिजनेस की हिस्ट्री बता, मैनेजमेंट बता, प्रमोटर बता, मतलब बिजनेस की और मेरे बारे में जान रहा है। क्या कर रहा है वो? बिजनेस की और मेरे बारे में जान रहा है, वो हिस्ट्री ऑफ बिजनेस जान रहा है, प्रमोटर जान रहा है, मैनेजमेंट जान रहा है, हिस्ट्री ऑफ बिजनेस जान रहा है, मैनेजमेंट जान रहा है, प्रमोटर जान रहा है, मेरे बिजनेस के बारे में जान रहा है। उसके बाद बिजनेस के बारे में जानने के बाद अब वो मेरे फाइनेंशियल्स पे आएगा, फाइनेंशियल चेक करने के लिए। तो फाइनेंशियल में क्या होता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट होता है उसको क्या बोलते हैं? ट्रेडिंग रिजल्ट। उसको क्या बोलते हैं? ट्रेडिंग रिजल्ट। तो वो मेरा ट्रेडिंग रिजल्ट देखेगा, प्रॉफिट एंड लॉस देखेगा, बैलेंस शीट में एसेट लायबिलिटी देखेगा और कैश फ्लो देखेगा। समझ आ गया ना? बहुत ईजी है। कभी भी तुम लोन लेने जाओगे, पहले वो तुम्हारे और तुम्हारे बिजनेस के बारे में जानेगा, तुम्हारे और तुम्हारे बिजनेस के बारे में जानेगा। तुम्हारा प्रमोटर, मतलब तुम्हारा बिजनेस की हिस्ट्री क्या है, प्रमोटर कौन है, मैनेजमेंट कौन है, पहले उसने तुम्हारे और तुम्हारे बिजनेस के बारे में एक ब्रीफ में जान लिया। उसके बाद अब वो तुम्हारे फाइनेंशियल पे उतरेगा कि असली में क्या तुम्हारी लोन लेने जितनी औकात है या नहीं है, असली में तुम्हारी लोन लेने जितनी औकात है या नहीं है। तो वो अपने फाइनेंशियल को देखेगा, पी एंड एल, बैलेंस शीट वगैरह। पी एंड एल में दो चीज देखेगा, दो चीज क्या? एक तो ग्रॉस प्रॉफिट का ट्रेडिंग रिजल्ट, ग्रॉस प्रॉफिट का ट्रेडिंग रिजल्ट, और एक फिर उसके बाद नेट प्रॉफिट का प्रॉफिटेबिलिटी, नेट प्रॉफिट की प्रॉफिटेबिलिटी। बैलेंस शीट में क्या देखेगा? असेट लायबिलिटी। कैश फ्लो में क्या देखेगा? कैश फ्लो देखो ये तो देखेगा दो चीज पी एंड एल के अंदर कि उसका ट्रेडिंग रिजल्ट क्या रहा पहले का अभी का, फिर उसके बाद वो प्रॉफिटेबिलिटी देखेगा, वो फ्यूचर की प्रॉफिटेबिलिटी। अब मैंने याद कराने के लिए मैं मतलब कुछ और समझाऊंगा, पर असली में मतलब कुछ और हो सकता है, ये याद कराने का एम है, ठीक है ना?
तो कुछ मतलब और होता है, बस प्रॉफिटेबिलिटी, इसको P&L से याद करो। मैंने ट्रेडिंग रिजल्ट देखा और प्रॉफिटेबिलिटी देखी किसकी, फ्यूचर की, तो ये P&L की दो चीज देखी। फिर उसके बाद बैलेंस शीट चेक करेगा, P&L बैलेंस शीट कैश फ्लो, P&L बैलेंस शीट कैश फ्लो, बैलेंस शीट में असेट एंड लायबिलिटी देखेगा, कैश फ्लो में कैश फ्लो पैटर्न देखेगा। और ये मेरे बारे में जाना, उसने मेरे बारे में जाना, मेरा बिजनेस कैसा है, मेरे प्रमोटर कौन है, मेरे मैनेजमेंट कौन है। ठीक है सर, आ जाओ स्कोप पे। अब अपन ने स्कोप, सर ना अपन फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस में क्या क्या कवर करते हैं, स्कोप क्या क्या। फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस का स्कोप होता है भाई, तुम ना बंदों को पैसे दे रहे हो, जो तुम्हारे यहाँ पे स्टाफ है, अकाउंटिंग का जो स्टाफ है उनको सैलरी देते हो ना तुम, तुम्हारे यहाँ पे जो अकाउंटिंग का स्टाफ है उनको अकाउंटिंग करने के लिए तुम सैलरी देते हो, सैलरी देते हो, तो तुम बंदों को कैश दे रहे हो, तुम बंदों को कैश दे रहे हो, तो ध्यान रखना, तो ध्यान रखना, उनको बोलना भाई तुम ध्यान रख के अकाउंटिंग करना। मतलब जितने भी कंपनीज एक्ट वगैरह है, लो रेगुलेशन है, टैक्सेशन है, जितने भी कंपनीज एक्ट, लो रेगुलेशन, टैक्सेशन है, वो सब फॉलो करके अकाउंटिंग करना और फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना, वो सब। क्योंकि देखो अपने यहाँ पे स्टाफ है, अपने यहाँ पे एम्प्लॉयज का स्टाफ है, अपन उनको रुपए दे रहे हैं, अपन उनको रुपए दे रहे हैं कि भाई अकाउंटिंग कर, अपने आप उनको रुपए दे रहे हो। तो जब वो रुपए ले रहा है अपन से, जब वो सैलरी ले रहा है अपन से, तो उसका फर्ज बनता है नहीं बनता कि जितने भी टैक्सेशन है, लो रेगुलेशन है, इन सबको ध्यान में रखकर, टैक्स, लो रेगुलेशन, इनको ध्यान में रखकर अकाउंटिंग करें, इनको ध्यान में रखकर अकाउंटिंग करें। और अकाउंटिंग से फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना पे, अकाउंटिंग से फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, तो तुम बंदों को रुपए दे रहे हो, उनको ध्यान रखो, बंदों को रुपए दे रहे हो, उनका ध्यान रखो कि जो अकाउंटिंग कर रहे, जो अकाउंटिंग कर रहे वो लो एंड टैक्सेशन फॉलो करके कर रहे, वो लो एंड टैक्सेशन फॉलो करके कर रहे हैं। बंदों का ध्यान रखना, बंदों का ध्यान रखना, क्योंकि वो कैश ले रहे हैं, मतलब पैसा ले रहे हैं, अपन से पैसा ले रहे हैं, तो जो अकाउंटिंग करेंगे वो लो एंड रेगुलेशन फॉलो करके करेंगे, लो रेगुलेशन टैक्सेशन फॉलो करके करेंगे। तो ये दो, कंपनी में कितने तरह के बंदे होते हैं, कंपनी में कितने तरह के बंदे होते हैं कंपनी के अंदर, तुम ही बताओ कंपनी में कितने तरह के बंदे होते हैं। भाई कंपनी के अंदर एक तो प्रमोटर होगा, जो कंपनी का मालिक है, तो वही कंपनी की हिस्ट्री, प्रमोटर वगैरह कौन है, कंपनी की हिस्ट्री, प्रमोटर कौन है, तो पहले कंपनी के बारे में देखेंगे अपन, कंपनी का प्रमोटर वगैरह कौन है। फिर और कौन होगा, एक मैनेजमेंट होगा और एक एम्प्लॉइज होगा, एक मैनेजमेंट होगा और एक एम्प्लॉय होगा। तो यही तो बंदे होते हैं, यही तो बंदे होते हैं। बंदे क्या होते हैं, यही तो बंदे होते हैं कंपनी के अंदर, बंदे यही तो होते हैं। कौन होते हैं कंपनी का, एक तो प्रमोटर हो गया बिल्कुल मालिक, उसके नीचे मैनेजमेंट और एम्प्लॉय, उसके नीचे मैनेजमेंट और एम्प्लॉय। तो तुम कंपनी के बंदों का ध्यान रखो, कंपनी के बंदों का ध्यान रखो, क्योंकि वो कैश ले रहे, क्योंकि वो कैश ले रहे, कैश ले रहे, मतलब कैश फ्लो, कैश ले रहे, फाइनेंस ले रहे, कैश ले रहे और फाइनेंस ले रहे, तो कैश फ्लो और फाइनेंस ये 2 पॉइंट एक साथ आ जाएंगे, कैश फ्लो और फाइनेंस। कैश ले रहे मतलब कैश फ्लो और फाइनेंस याद आए तो ठीक है, वरना मैक्सिमम हर में अपन को 5 पॉइंट याद करने होते हैं, मैक्सिमम 5 नंबर का क्वेश्चन होता है। पर हाँ एमसीक्यू कहीं से भी आ सकता है, तो पढ़ के चलना, बाकियों को पढ़ के चलना, पर याद 5 ही करने। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 है इसमें, तो अपन 5 तो यूं ही याद कर लेंगे, फिर सारे हो जाएंगे। ठीक है, तो बंदों का ध्यान रखना, क्योंकि वो कैश ले रहे, क्योंकि वो कैश ले रहे मतलब पैसा ले रहे अपन से, कि पैसा ले रहे। तो बंदे कौन कौन हो गए, प्रमोटर, मैनेजमेंट, एम्प्लॉय। वो कैश ले रहे अपन से, मतलब कैश फ्लो और प्रोजेक्शन, फाइनेंशियल प्रोजेक्शन याद हो, ठीक है, वरना कैश फ्लो, कैश ले रहे अपन से। तो जो अकाउंटिंग करेंगे, जो वो अकाउंटिंग करेंगे, वो लो रेगुलेशन टैक्सेशन को फॉलो करके करेंगे, लो रेगुलेशन और टैक्सेशन को ध्यान में रख के करेंगे। तो जो अकाउंटिंग करेंगे, अकाउंटिंग पॉलिसी, तो लो रेगुलेशन और टैक्सेशन, मतलब टैक्सेशन और स्टैट्यूटरी कंप्लायंस, मतलब लो एंड रेगुलेशन, टैक्सेशन और लो एंड रेगुलेशन को फॉलो करके करेंगे। और अकाउंटिंग का फाइनल एम क्या होता है, अकाउंटिंग करेंगे मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे, तो अपन फाइनेंशियल स्टेटमेंट को रिव्यू करेंगे। ठीक है, तो भाई साहब मैंने क्या बोला तुमको, तुमको बंदों का ध्यान रखना है, तुमको बंदों का ध्यान रखना है, तुमको बंदों का ध्यान रखना है, बंदे को ध्यान रखना है, क्योंकि अपन से पैसा ले रहे, अपन से कैश ले रहे, अपन से कैश ले रहे। तो जो अकाउंटिंग करेंगे, जो अकाउंटिंग करेंगे वो टैक्सेशन और लो एंड रेगुलेशन को फॉलो करके करेंगे, टैक्सेशन और लो एंड रेगुलेशन को फॉलो करेंगे, टैक्सेशन लो एंड रेगुलेशन को फॉलो करके करेंगे, क्योंकि वो अपन से पैसा ले रहे हैं। ठीक है, और फाइनली अकाउंटिंग का एम क्या होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना। तो बंदे कौन कौन से कंपनी में कौन कौन से बंदे होते हैं, प्रमोटर, प्रमोटर के नीचे मैनेजमेंट एम्प्लॉय, प्रमोटर, प्रमोटर के नीचे मैनेजमेंट एम्प्लॉय, प्रमोटर, प्रमोटर के नीचे मैनेजमेंट एम्प्लॉय। क्योंकि अपन से पैसा ले रहे, पैसा मतलब कैश फ्लो और फाइनेंशियल, कैश पैसा ले रहे मतलब कैश ले रहे, कैश ले रहे। तो जो अकाउंटिंग करेंगे वो टैक्स और लॉ को फॉलो करके करेंगे, अकाउंटिंग पॉलिसी, टैक्स और लॉ मतलब स्टैट्यूटरी कंप्लायंस को, क्योंकि फाइनली अपन को एफएस बनाना। ठीक है सर, टेंशन ना लो, अभी ऊपर का तुम भूल रहे हो ना, मैं सब ऊपर जाके नीचे वापस आऊंगा, टेंशन नहीं, मतलब ऊपर जाके नीचे तुमको वापस याद कराऊंगा। हाँ हाँ, अभी ऊपर वाला तुम भूल गए होंगे अगर थोड़ा बहुत, वापस ऊपर जाके याद कराऊंगा मैं तो रटवा के छोड़ूंगा ये तो तुमको। रिव्यू ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के रिव्यू करते वक्त अपन को 2 चीजें मेनली चेक करनी होती है, बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आ जाता है। हिडन लाइबिलिटी कौन सी और ओवरवैल्यूड एसेट कौन सी है। पहले पढ़ते हैं हिडन लाइबिलिटी।
तो कंपनी को अपन को देखना है कि कंपनी अगर अपन एक्वायर कर रहे हैं कुछ भी कर रहे हैं तो कंपनी ने कोई लाइबिलिटी अपन से छुपा तो नहीं रखी, कंपनी ने कोई लाइबिलिटी अपन से छुपा तो नहीं रखी, मतलब कोई अपन से हिडन तो नहीं कर रखी, कोई अपन से हिडन तो नहीं कर रखी, तो हिडन लाइबिलिटी चेक करनी है। तो मेरे दिमाग में ना हिडन लाइबिलिटी से सबसे पहले एक ही चीज आती है दिमाग में, कंटिंजेंट लाइबिलिटी। मेरे दिमाग में तो यही आती है सबसे पहले। कैसे आती है अब तुम भी सोचो, अरे मेरे थोपड़े पे देखो, अभी बुक पे मत देखो भाई। हाँ देखो सर, मेरे दिमाग में क्या आती है, मेरे दिमाग में कभी हिडन लाइबिलिटी बोल देना कि कंपनी ने कोई लाइबिलिटी छुपाई हुई है, तो मेरे दिमाग में तो कंटिंजेंट लाइबिलिटी वर्ड ही आता है। आई एम श्योर कि आपके दिमाग में भी वही वर्ड आता होगा, सही बात है ना। तो कंटिंजेंट लाइबिलिटी है ना बबुआ। तो कंटिंजेंट लाइबिलिटी किस किस में होती है जनरली, कि हो सकता है अपने पर कोई इनकम टैक्स की डिमांड आई हुई हो, जीएसटी की डिमांड आई हुई हो, मतलब किसका शो कॉज नोटिस आया हुआ हो, मतलब किसी का शो कॉज नोटिस आया हुआ हो और अपन ने उसको कहीं पे अकाउंट फोन नहीं करा, प्रोविजन नहीं बनाया, वो कंटिंजेंट लाइबिलिटी। तो कंटिंजेंट लाइबिलिटी क्या होती है, कोई डिमांड आई हुई, कोई नोटिस आया हुआ, कोई नोटिस आया हुआ, डिमांड आई हुई, शो कॉज नोटिस आया हुआ है, ठीक है ना, कोई इनकम टैक्स का, जीएसटी का, या कोई किसी भी तरह का शो कॉज नोटिस आया हुआ है। या फिर एक होता है एलजीबीजी, तुमको याद होगा एलजीबीजी, एलसीबीजी, एलसीबीजी, एलजी क्या होता है भाई, एलसीबीजी, लेटर ऑफ क्रेडिट और बैंक गारंटी, लेटर ऑफ क्रेडिट और बैंक, ये भी तो कंटिंजेंट होते हैं। तो देखो पहले तो मैं बताऊं तुमको, यहाँ पे 13 के 13 पॉइंट है, 13 पॉइंट याद नहीं करने, मैंने बोला याद केवल 5 से 6 ही करने हैं, इतना ही एग्जाम में आता है, मतलब लिखना इतना ही होता है, हर एक पॉइंट का 1 मार्क्स होता है, 5 नंबर का एक क्वेश्चन, पर समझने सारे हैं, मतलब एक बार पढ़ने सारे, क्योंकि एमसीक्यू कहीं से भी आ सकता है। 5-6 तो मैं तुमको यूं ही याद करा दूंगा, रुको अभी। तो तुम्हारे दिमाग का हिडन, कभी भी हिडन लाइबिलिटी वाला क्वेश्चन आ जाए तुम्हारे दिमाग में सबसे पहले क्या आएगा, कंटिंजेंट लाइबिलिटी। कंटिंजेंट लाइबिलिटी क्या होती है सर, अभी तो आपने बताया कि कहीं पे आपको नोटिस आया हुआ है, कोई सा शो कॉज नोटिस वगैरह आया हुआ है कि आपने कोई टैक्स वैक्स की लाइबिलिटी आई हुई, इनकम टैक्स की, जीएसटी की, कोई सी भी ऐसी लाइबिलिटी आई हुई है कोई सा भी। और या फिर कंटिंजेंट लाइबिलिटी का दूसरा प्रकार क्या होता है, एलसीबीजी, लेटर ऑफ क्रेडिट बैंक गारंटी, ठीक है ना। तो पहले ये हो गए तुम्हारे 5 एक पॉइंट, तो यही हो गए। कोई भी सबसे पहले दिमाग में आएगा हमारा कंटिंजेंट लाइबिलिटी। कंटिंजेंट लाइबिलिटी मतलब शो कॉज नोटिस आया हुआ है किसी टैक्सेशन डिमांड का, शो कॉज नोटिस आया हुआ है किसी भी टैक्स की डिमांड का, 3 तरह के टैक्स हो, ठीक है, शो कॉज नोटिस आया हुआ है, तो कंपनी ने कोई शो कॉज नोटिस नहीं बताया जब तक मैच्योर हो गई है। या फिर एलसीबीजी, एलसीबीजी भी एक कंटिंजेंट लाइबिलिटी है, तो तुमको पता है एलसीबीजी, तो लेटर ऑफ कंफर्ट और विच आर नॉट गारंटीज, ठीक है। तो एलसीबीजी भी एक कंटिंजेंट लाइबिलिटी, तो लेटर ऑफ कंफर्ट, लेटर ऑफ क्रेडिट और गारंटीज, बैंक गारंटीज, ठीक है। तो मैंने क्या बोला था, शो कॉज नोटिस किसका आएगा, किसी भी टैक्स अथॉरिटी का, इनकम टैक्स का, जीएसटी का, कि वो अपन से रुपए मांग रहा है और अपन ने कहीं पे दिखाया नहीं बैलेंस शीट में। तो किसके किसके आ सकते हैं, मैंने बोला ना तुमको, डायरेक्ट मतलब इनकम टैक्स वगैरह, जीएसटी वगैरह, मतलब डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स, जो भी तुम्हारे कोर्स में टैक्स है सबके बारे में लिख दो। टैक्स लाइबिलिटी को डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स की आई, सेल्स टैक्स, अभी जीएसटी हो गया पर पहले सेल्स टैक्स हुआ करता था, पहले सेल्स टैक्स हुआ करता था, तो सेल्स टैक्स के बारे में, तो डायरेक्ट टैक्स के बारे में तुम्हारे कोर्स में, इनडायरेक्ट टैक्स कोर्स में, जीएसटी मतलब सेल्स टैक्स तुम्हारे कोर्स में। एक और है तुम्हारे टैक्स कस्टम, कि अभी तक केवल प्रोविजनल असेसमेंट हुआ है, कस्टम का फाइनल असेसमेंट बाकी है, ठीक है। तो जितने भी तरह के टैक्स है वो लिख दो कि इनकी कोई लाइबिलिटी है वो बाकी है, पेंडिंग फाइनल असेसमेंट, मतलब इनकी लाइबिलिटी भी बाकी है। तो 5 पॉइंट तो तुम्हारी यही हो गए ना, पर मैं और याद करा दूंगा, रुक जाओ, कि बाद में एग्जाम में तुमको लगे कि नहीं नहीं सर और याद करने, करा देते चलो। तो सर हमने ना देखो, अगर कभी भी हिडन लाइबिलिटी का क्वेश्चन आ गया ना सर, तो हमको सबसे पहले दिमाग में आना चाहिए कंटिंजेंट लाइबिलिटी। कंटिंजेंट लाइबिलिटी सर जनरली क्या होती है कि किसी को हमारे पे नोटिस आया हुआ है, कोई शो कॉज नोटिस वगैरह, जैसे किसी भी इनकम, किसी भी टैक्स वैक्स का, इनकम टैक्स वगैरह का नोटिस आया हुआ है, या फिर एलसीबीजी, या फिर एलसीबीजी, तो एक तो शो कॉज नोटिस आया हुआ है, या फिर एलसीबीजी, लेटर ऑफ कंफर्ट वगैरह, कंपनी ने कोई लेटर ऑफ कंफर्ट दिया हुआ है बैंक से, ठीक है। और मैंने कहा शो कॉज नोटिस किसका आता है, टैक्स का आता है, हमेशा टैक्स का आता है। तो टैक्स में जो भी तुमने टैक्स पढ़े तुम्हारे कोर्स में, डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स, अब पहले जीएसटी था, अभी जीएसटी है, पहले सेल्स टैक्स था, पहले सेल्स टैक्स था, और एक कस्टम ड्यूटी भी तुम्हारे कोर्स में है। तो ये सारे टैक्स वाले कोर्स वाले तुम्हारे लिख दो कि जो भी तुमने सिलेबस के अंदर टैक्स पढ़े हैं। 5 पॉइंट हो गए हैं, पर फिर भी एक बार चलो, एक बार थोड़ा बहुत ये भी देख लेते हैं। आप जब भी कंपनी में धंधा करते हो तो कितने तरह के लोग होते हैं, किस सब आपसे पैसे मांग रहे हैं, सब आपसे पैसे मांग रहे हैं, सब आपसे कुछ ना कुछ क्लेम कर रहे हैं। कौन कौन होते हैं, कंपनी के बाहर वाला जिसको अपन ने माल बेचा, कस्टमर, कंपनी ने जो यूज में लेती है लेबर, एम्प्लॉय, या फिर और कुछ नहीं बचा तो पूरी की पूरी सोसाइटी, सब आपसे पैसा मांग रहे हैं। सब कौन कौन मांग रहे हैं, कंपनी के जो कस्टमर है, कंपनी के जो कस्टमर है वो भी आप पे कुछ डिमांड रेस कर रहे हैं। कंपनी के अंदर जो लेबर और एम्प्लॉय है, कंपनी के अंदर जो लेबर और एम्प्लॉय है वो भी आपसे पैसा मांग रहे हैं, वो भी आपसे पैसा मांग रहे हैं।
या फिर और कुछ नहीं तो पूरी की पूरी सोसाइटी आपसे पैसा मांग रही, पूरी सोसाइटी आपसे पैसा मांग रही है, ठीक है ना। तो कंपनी के अपने कस्टमर कब पैसा मांगेंगे, कंपनी के कस्टमर कि अगर तुमने किसी कंपनी से प्रोडक्ट लिया है, तुमने कोई भी प्रोडक्ट लिया है, तुम्हारा प्रोडक्ट खराब निकल गया, तो तुम वारंटी क्लेम करने जाते हो नहीं जाती हो, तुम वारंटी गारंटी क्लेम करने जाते हो। तो बस यही बोल रहा है, प्रोडक्ट एंड अदर लाइबिलिटी लाइक वारंटी लाइबिलिटी अगर आप प्रोडक्ट को रिटर्न करने की, ये लाइबिलिटी अपन ने बुक्स में नहीं दिखाई तो वो हिडन लाइबिलिटी। अरे मैं समझाने पे नहीं चाहूंगा, सॉरी 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 सॉरी। तो प्रोडक्ट ये कस्टमर मांग रहा है, ये पैसा कौन मांग रहा है, ये अपन से कस्टमर मांग रहा है। फिर मैंने क्या कहा, कंपनी के अंदर के लेबर या एम्प्लॉय भी मांग रहे हैं, कंपनी के अंदर के लेबर या फिर एम्प्लॉय भी अपन से पैसा मांग रहे हैं। लेबर के साथ कोई अनरिजॉल्व लेबर लिटिगेशन चल रहा है, लेबर लिटिगेशन, लेबर ने कोई क्लेम कर रखा है जो अभी तक नेगोशिएशन में है वेज एग्रीमेंट के तहत, जो पहले एक्सपायर हो गया, मतलब लेबर का कोई नेगोशिएशन चल रहा है या फिर लेबर का कोई क्लेम चल रहा है, लेबर क्लेम जो नेगोशिएशन में, या फिर लेबर लिटिगेशन और लेबर क्लेम जो नेगोशिएशन में, लेबर लिटिगेशन और लेबर क्लेम, मतलब लेबर भी पैसा मांग रहा है, एम्प्लॉय भी पैसा मांग रहा है। लेबर एम्प्लॉय क्यों मांगता है, उसको ग्रेच्युटी चाहिए होती है, लीव सैलरी लाइबिलिटी चाहिए होती है, ग्रेच्युटी वैल्यूएशन, तो वो ये सैलरी की जितनी भी लाइबिलिटी होती है, तुमने पढ़ी हो ना, ग्रेच्युटी देनी होती है उसको सुपर एनुएशन देना होता है, उसको लीव के बदले पैसा देना होता है कि अगर उसने लीव नहीं ली तो उसको पैसा देना पड़ेगा। तो वो सब बुक्स में उन्होंने अकाउंट फॉर ही नहीं करा, ठीक है। ये एम्प्लॉय मांग रहा है, ये पैसा एम्प्लॉय मांग रहा है। फिर मैंने क्या कहा, और कुछ नहीं तो पूरी की पूरी सोसाइटी मांग रही है। सोसाइटी पैसा कब मांगती है, जब उनका पूरा एनवायरमेंट खराब कर दो, उनमें एनवायरमेंटल में धुआं कर दिया, गंदी गंदी गैसें फैला दी, ठीक है, एनवायरमेंटल, तो मतलब सोसाइटी आपसे ये पैसा मांग रही है। तो सब लोग आपसे पैसा मांग रहे हैं सर, सब लोग पैसा मांग रहे हैं, कस्टमर भी मांग रहा है, क्यों मांग रहा है, प्रोडक्ट लाइबिलिटी क्लेम वगैरह आ गया, या फिर लेबर भी मांग रहे हैं, लेबर क्यों मांग रहा है, लेबर लिटिगेशन में या फिर कोई लेबर का क्लेम है। एम्प्लॉय भी पैसा मांग रहा है, एम्प्लॉय के क्योंकि आपने कोई ग्रेच्युटी वगैरह ये सब आपने पे नहीं करी है, और साथ में सोसाइटी भी पूरी मांग रही है। सोसाइटी क्यों मांगती है पूरी, एनवायरमेंटल क्लेम कर रही है, कोई इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम चल रहा है। डन, चलो बबुआ, हमारे हिसाब से आपको याद हो गया होगा। हाँ 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 हाँ, चले एक और बार कर ले क्या, चलो एक बार और देख लेते हैं, हमारे सर से बोल रहे तो चलो। तो राजा हमदर ने क्या पढ़ा, अपन ने पहले पढ़ा कि कंटिंजेंट लायबिलिटी, कभी भी हिडन लायबिलिटी का क्वेश्चन आया तो दिमाग में कंटिंजेंट लायबिलिटी आनी चाहिए। कंटिंजेंट लायबिलिटी से दिमाग में क्या आएगा कि कंपनी पे कोई शोकॉज नोटिस आया हुआ है, शोकॉज नोटिस किसका आता है, कोई भी टैक्स वैक्स का आया हुआ है। या फिर दूसरी तरह की कंटिंजेंट लायबिलिटी क्या होती है, एलसीबीजी होती है। तो एक तो शोकॉज नोटिस हो गया, एलसीबीजी हो गया, लेटर ऑफ क्रेडिट वगैरह, और टैक्स के अंदर मैंने बोला शोकॉज नोटिस टैक्स का आता है, टैक्स के अंदर जो भी टैक्स आपने पढ़े, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, जीएसटी का सेल्स टैक्स और एक कस्टम ड्यूटी। उसके बाद मैंने कहा सब आपसे पैसे मांग रहे हैं, मैंने क्या कहा, सब आपसे पैसे मांग रहे हैं, आप बड़े ही गंदे हो गए हो। आपसे लेबर भी पैसा मांग रहा है, एम्प्लॉय भी पैसा मांग रहा है, कस्टमर भी पैसा मांग रहा है, सोसाइटी भी पैसा मांग रही है। कस्टमर आपसे क्यों मांगेगा, क्योंकि प्रोडक्ट की लायबिलिटी क्लेम वगैरह कोई बची हुई है अभी तक आपके पास। और या फिर लेबर आपसे क्यों मांग रहा है, लेबर आपसे नेगोशिएशन में है, या फिर लेबर का कोई क्लेम अब एक लिटिगेशन के अंदर है। एम्प्लॉय क्यों मांग रहा है, क्योंकि आपको ग्रेच्युटी वगैरह उसको कोई देनी है, सैलरी की लीव लायबिलिटी देनी है। या फिर सोसाइटी क्यों मांग रही है, आपने एनवायरमेंटल गंदा कर दिया, एनवायरमेंट। डन। अब आ जाओ ओवर वैल्यूड एसेट पे, कि अभी अपन ने देखा कि कोई लाइबिलिटी कंपनी छुपा रही है, छुपा रही है, छुपा रही है। अब अपन को देखना है कि असेट, कोई असेट कंपनी बढ़ा रही है, बढ़ा रही है, बढ़ा रही है। तो कंपनी असेट को बढ़ा के दिखा रही है, बहुत इजी है, तो बहुत इजी। तुमको बस देखना है बैलेंस शीट में असेट कितने तरह के होते हैं। तुम देखो बैलेंस शीट में असेट क्या होते हैं, करंट असेट होता है, फिक्स असेट होता है, इन्वेस्टमेंट होता है, इंटेंजिबल असेट होता है, और एक फिक्टिशियस असेट होता है। अरे यार तुम बैलेंस शीट बनाते हो तो बैलेंस शीट में असेट कितने तरह के होते हैं, एक सर होता है करंट असेट होता है, एक फिक्स्ड असेट होता है, एक फिक्स्ड असेट होता है। और असेट साइड में सर आना आजकल वो इन्वेस्टमेंट भी होता है, इन्वेस्टमेंट भी होता है। अरे सर इन सब के इंटेंजिबल असेट भी होता है, करंट असेट, फिक्स असेट, इंटेंजिबल असेट, करंट असेट, फिक्स असेट, इंटेंजिबल असेट, ये तीनों तो असेट हो गए। चलो इन तीनों को साथ रख लेते हैं अपन। ये हो गया एक इंटेंजिबल असेट, इंटेंजिबल असेट, करंट असेट, फिक्स असेट, इंटेंजिबल असेट। फिर सर ना उसके बाद एक इन्वेस्टमेंट भी होता है असेट साइड के अंदर, इन्वेस्टमेंट भी होता है। और सर एक फिक्टिशियस असेट भी होता है। सर फिक्टिशियस असेट ये क्या होता है, अरे भाई अकाउंट्स तुमने पढ़ी, मैंने पढ़ी, मैंने भी पढ़ी, तुमने भी पढ़ी है, दोनों ने पढ़ी है। फिक्टिशियस असेट नहीं होते जब किसी एक्सपेंस को आप ना बिना फालतू का कैपिटलाइज कर देते हो। कोई भी ऐसा है कि मार्केट आजकल इंडियस में अलाउ नहीं है, वो मैं एग्री कर रहा हूँ, वो बात अलग है, पर एस के अकॉर्डिंग तो है, बहुत चीज़ें हैं जहाँ पे कोई फॉरेन एक्सचेंज गेन लेस हुआ, आपने उसको कैपिटलाइज कर दिया, या फिर आपने कोई मार्केटिंग का एक्सपेंडिचर करा पर उसको कैपिटलाइज कर दिया एक्सपेंस में डालने। तो क्या वो मार्केटिंग का जो असली में आपने एक्सपेंस करा, क्या वो कोई असेट है, क्या आप उसको बेच सकते हो किसी को, हमने मार्केटिंग एक्सपेंस करा, लो खरीद लो,
पागल है क्या? मार्केटिंग एक्सपेंस करा तो P&L आइटम है, तो फिक्टिशियस असेट है, डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर थे जिनको अपन ने डेफर कर दिया। तो असेट कौन सी होती है? करंट असेट, फिक्स असेट, इंटेंजिबल असेट। करंट असेट, फिक्स असेट, इंटेंजिबल असेट, या इन्वेस्टमेंट या फिक्टिशियस मतलब डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, अब इनके अंदर के छोटे छोटे पार्ट देख लो। करंट असेट, तो मेरे दिमाग में करंट असेट, तुम्हारे दिमाग में क्या आता है? अरे सर हमारा तो दिमाग ही खराब है सर, हमारे दिमाग में कुछ नहीं आता है, वो तो मुझे भी पता है। चलो, तो करंट असेट के अंदर ना, बाकी मेरा दिमाग अच्छा है, मेरे दिमाग में डालते पहले करंट असेट का हम नाम लो, मेरे दिमाग में दो ही पॉइंट आएंगे सबसे पहले, डेटर और इन्वेंट्री। मेरे दिमाग में तो यही आता है। अब मुझे पता है बबुआ तुम्हारा दिमाग थोड़ा सा तो कमजोर है, वो कुछ नहीं, पर आते तो यही होंगे करंट असेट में सबसे पहले। तो यार ये तो बहुत बेसिक चीज है, मतलब करंट असेट इतना दिमाग तो चलता ही होगा ना हमारे बबुआ का भी। तो डेटर इन्वेंट्री, डेटर इन्वेंट्री, डेटर इन्वेंट्री करंट असेट के अंदर। तो वही है कि कोई डेटर आपको पैसा देगा ही नहीं, फिर भी आपने बुक्स में दिखा रखा है, फिर भी आपने बुक्स में दिखा रखा है, तो वो आपका ओवर वैल्यूड असेट है, मतलब वो राइट ऑफ कर दो। अनकलेक्टेबल रिसीवेबल, डेटर मतलब रिसीवेबल। और एक और मैंने क्या बोला? इन्वेंट्री। इन्वेंट्री आपकी स्लो मूविंग है, खराब हो चुकी है, ऑब्सोलीट हो चुकी है, जो नहीं बिकने वाली है, अब खराब हो गई है, इन्वेंट्री ऑब्सोलीट है, स्लो मूविंग है। तो करंट असेट में अपन ने पढ़ लिया। फिर फिक्स असेट। अब फिक्स असेट में अब हमारे राजा के दिमाग में क्या आएगा? फिक्स असेट सुनते ही हमारा राजा बोलेगा फिक्स असेट के अंदर सर बहुत बेसिक है, प्लांट एंड मशीनरी आती है, या फिर लैंड बिल्डिंग वगैरह भी आती है, लैंड बिल्डिंग वगैरह आती है। तो प्लांट एंड मशीनरी आती है या लैंड बिल्डिंग आती है, हमारा राजा बोलेगा फिक्स असेट में प्लांट मशीनरी लैंड। तो प्लांट एंड मशीनरी खराब हो चुकी है, वो लैंड एंड बिल्डिंग में डिस्प्यूट चल रहा है। लैंड एंड बिल्डिंग पे आए दिन डिस्प्यूट ही तो चलता है, कोई बोलता है ये लैंड मेरी है, कोई बोलता है ये लैंड मेरी है, मतलब उस पर लिटिगेशन चल रहा है, उस पर लिटिगेशन चल रहा है, उस पर लिटिगेशन चल रहा है किसी पे भी। ठीक है ना, कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी, लैंड एंड बिल्डिंग जिस पे लिटिगेशन चल रहा है। बहुत बेसिक। करंट एसेट पढ़ा, करंट एसेट में दो दिमाग में क्या आएगा? डेटर और इन्वेंट्री। डेटर अनकलेक्टेबल है, इन्वेंट्री ऑब्सोलीट हो चुकी है। फिक्स एसेट पढ़ा, फिक्स एसेट में जनरली दिमाग में आता है अपन को प्लांट एंड मशीनरी और लैंड एंड बिल्डिंग। प्लांट मशीनरी, लैंड बिल्डिंग। प्लांट एंड मशीनरी जो है इसमें भी 5 ही पॉइंट याद करने वैसे तो, पर हाँ ठीक है। लैंड, प्लांट एंड मशीनरी जो खराब हो चुकी है, ऑब्सोलीट हो चुकी है, टूटी फूटी हो चुकी है। लैंड बिल्डिंग लिटिगेटेड है। इंटेंजिबल असेट, कोई आपने ना कंपनी में गुडविल रिकॉग्नाइज करी हुई है, और गुडविल गुडविल पूरे मार्केट में तुम्हारी धज्जियां उड़ी पड़ी है, तुम बोल रहे हो तुम्हारी कॉलोनी के अंदर, गली के अंदर ना तुम्हारी बहुत ज्यादा गुडविल है। वो तो हम भी जानते हैं तुम्हारी गली के अंदर कितनी गुडविल है, ऐसे आवारागिरी करते हो, बच्चा शर्मा जी का लड़का यू करते हुए पकड़ा गया था एक दुकान पे, ऐसे ऐसे। तो कोई गुडविल तुम्हारी है नहीं असली में, फिर भी तुम बोलते हो मेरी बहुत गुडविल है। तुम लोगों को बोल रहे हो मेरी इमेज है खराब हो जाएगी, गुडविल है खराब हो जाएगी। अरे भाई क्या ही इमेज है तुम्हारी, क्या ही इमेज है, आए दिन तो ये करते पकड़े जाते हो, क्या क्या ये रगड़ते रगड़ते यू जीवान पे डालते पकड़े जाते हो, कोई इमेज बची नहीं तुम्हारी। हाँ माना पढ़े लिखे हो, समझदार हो, पर ऐसी हरकतों से गुडविल नहीं बची, मतलब तुम्हारी कोई गुडविल ही नहीं, और तुम बोल रहे हो मेरी गुडविल है, गुडविल है। इंटेंजिबल एसेट आपने रिकॉर्ड कर रखी है जिसकी कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, तो इंटेंजिबल एसेट जिसकी कोई वैल्यू ही नहीं है। इन्वेस्टमेंट, आपने इन्वेस्टमेंट रिकॉर्ड कर रखा है पर वो मार्केट वैल्यू पे नहीं है। मार्केट वैल्यू असली में बहुत कम है, आपने 1 करोड़ में खरीदा, अभी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 1 लाख रह गई, तो 1 करोड़ का 1 लाख रिकॉर्ड करो ना, तो अभी तक 1 करोड़ में चल रहे हो, तो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू डाउन हो गई। या फिर वो जो रेट ऑफ रिटर्न अपन को दे रहा है असली में बहुत कम दे रहा है, तो उसको डिग्रेड करो, थोड़ा अमोर्टाइज करो। फिक्टिशियस असेट वही डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कोई फॉरेक्स एक्सपेंस गेन, आपने फॉरेन एक्सचेंज गेन लॉस आपने हाँ रिकॉग्नाइज करे हुए, इस तरह की चीजें। हटो, समझाना, अपने को समझाना भाई क्या बोल रहे हैं अपन बोल रहे हैं सबसे पहले तो जितने भी एसेट है, तो करंट एसेट पढ़ा, करंट एसेट पढ़ा, फिर अपने फिक्स एसेट पढ़ा, करंट एसेट फिक्स एसेट, उसके बाद इंटेंजिबल एसेट, करंट एसेट फिक्स इंटेंजिबल, फिर अपन ने इन्वेस्टमेंट, फिर डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो करंट एसेट के अंदर मैंने तुमको क्या बोला? दो ही बोला, रिसीवेबल, इन्वेंट्री। रिसीवेबल जो नहीं मिलने वाले, इन्वेंट्री ऑब्सोल्यूट हो चुकी। फिक्स एसेट में मैंने तुमको वापस दो बोला, प्लांट मशीनरी और लैंड एंड बिल्डिंग वाले जो प्रॉपर्टीज है जितनी भी, तो प्लांट एंड मशीनरी टूटी फूटी है, ऑब्सोल्यूट हो गई, अंडर यूज हो गई प्लांट एंड मशीनरी। लैंड बिल्डिंग मतलब जो प्रॉपर्टी है उस पर केस वगैरह चल रहे, लिटिगेशन है, मतलब असेट प्रॉपर्टी लिटिगेटेड है। इंटेंजिबल एसेट में आते ही पहले तुमको तुम्हारी इमेज देखनी है, क्या तुम्हारी कोई गुडविल है पूरी गली के अंदर, फू फू करते पकड़े जाते हो, यू करके, वो जो होता है ना एक वो यू रगड़ के तुम जुबान पे डालते हो, उसमें पकड़े जाते हो, तो वो इंटेंजिबल एसेट जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। फिर इन्वेस्टमेंट असली में 1 करोड़ में खरीदा, मार्केट वैल्यू 1 लाख हो गई है, तो वो इन्वेस्टमेंट रियलाइजेबल वैल्यू उसकी बहुत ज्यादा कम बची है, फिर लोअर रेट ऑफ रिटर्न दे रहा है। फिर फिक्टिशियस एसेट के अंदर मैंने वही कहा, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वगैरह इस तरह की चीजें। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर तुमने कैपिटलाइज करा हुआ है कोई एक्सपेंडिचर वगैरह। डन ना सर, हो गया ना सर? हाँ जी सर, हो गया ना सर? आ जाओ नीचे।
दो ही टॉपिक बचे, फिर वापस शुरू से लेके एंड तक रिवाइज कराएंगे भाई, वापस करेंगे, ऐसे थोड़ी ना जाने देंगे तुमको, ऐसे नहीं जाने देंगे। रिव्यू ऑफ कैश फ्लो, तुमको ना कैश फ्लो का रिव्यू करना है कि अब कैश फ्लो का रिव्यू क्या करोगे, जो भी तुम पैसे मांगते हो लोगों से, तुम पैसे कैसे मांगते हो, किससे, या तो तुम किसी डेटर से पैसे मांगते हो, या इन्वेंट्री बेच के तुम पैसे कमाओगे। पैसे कैसे आएंगे तुम्हारे पास, बेसिक चीज़ है ना, या तो तुम डेटर से पैसे मांगते हो वो देगा, या इन्वेंट्री बेच के पैसे कमाओगे, या तो डेटर से जो पैसे मांगते हो वो डेटर पैसे देगा, या इन्वेंट्री बेच के पैसे कमाओगे। डेटर पैसे देगा, इन्वेंट्री बेच के पैसे कमाओगे। तो मतलब जो भी पैसे तुम्हारे आने तुम्हें मिल जाएंगे। ध्यान से सुनो, जो भी पैसे तुम्हारे आने डेटर्स को बेच के या इन्वेंट्री को बेच के, वो तुम्हें मिल जाएंगे। प्लस तुमको जो पैसा चुकाना है लोगों को, बैंक का लोन, ट्रेड का पेबल, मतलब क्रेडिटर होंगे तुम्हारे, कुछ बैंक लोन होगा तो तुम उसको भी चुका दोगे। तो मतलब तुम्हारे पास पैसे आएंगे और तुम उसको चुका दोगे, तुम्हारे पास पैसे आएंगे और तुम उसको रीपे करा दोगे लोगों को, तुम्हारे पास पैसे आएंगे तुम उसको रीपे करा दोगे। 2 पॉइंट तो ये हो गए। हाउ वेल द कंपनी एबल टू टर्न इट्स ट्रेड रिसीवेबल एंड इन्वेंट्री, मतलब ट्रेड रिसीवेबल इन्वेंट्री से आपको पैसा कितना जल्दी अच्छे से मिल जाएगा। फिर क्या आप उनको पैसे चुका पाओगे जिनको देने हैं आपको। हाउ वेल द कंपनी एबल टू ऑनर इट्स कमिटमेंट लाइक ट्रेड पेबल या बैंक वगैरह को, जिनको भी पैसे देने, तो आप अपनी कमिटमेंट कैसे, तो इनसे पैसे आएंगे इनको अपन चुका देंगे, इनसे आएंगे इनको चुका देंगे। फर्स्ट वाले पॉइंट से आएंगे किससे, फिर चुकाएंगे, आएंगे फिर चुकाएंगे, आएंगे चुकाएंगे। मतलब अपन को जो भी ट्रेड रिसीवेबल, जो भी अपने पास ट्रेड रिसीवेबल इन्वेंट्री, अपन उसको कितने अच्छे से टर्न कर पाएंगे, कैश के अंदर टर्न कर पाएंगे। तो हाउ वेल द कंपनी एबल टू टर्न इट्स ट्रेड रिसीवेबल एंड इन्वेंट्री, अपन को आएगा, फिर अपन पैसा चुका देंगे, मतलब अपन कमिटमेंट अपनी पूरी कर देंगे ट्रेड पेबल बैंक वगैरह को। ठीक है। और कंपनी में ध्यान रखना, कंपनी में कभी भी कोई आइडियल पैसा मत रखना। आइडियल फंड पड़ा हुआ है ऐसे यूं ही, कोई यूज नहीं आ रहा। कोई भी आइडियल फंड है, कोई भी आइडियल फंड है तो उसको अच्छी जगह डिप्लॉय करो, इन्वेस्ट करो। अगर आपके पास समझो 1 करोड़ रुपए आपके बैंक में है तो उसको आइडियल सेविंग बैंक में मत रखो ना, उसको कोई इन्वेस्ट करो ताकि आपको रिटर्न मिले, उसको कहीं रिटर्न मिले। तो अच्छी तरह से उसको डिप्लॉय करो और सही जगह इन्वेस्ट करो, डिप्लॉय करके सही जगह इन्वेस्ट करो। इससे मतलब उसको आइडियल मत रखो, उसको सही जगह डिप्लॉय करो, इन्वेस्ट करो, सही जगह डिप्लॉय करो, इन्वेस्ट करो, सही जगह डिप्लॉय करो, इन्वेस्ट करो। कभी भी फंड को आइडियल मत रखो, उसको सही जगह डिप्लॉय करो, इन्वेस्ट करो। कभी भी फंड को आइडियल मत रखो, उसको सही जगह डिप्लॉय करो, इन्वेस्ट करो। तो कैश फ्लो में मैंने क्या पढ़ा, ऐसा सबसे पहले तो अपन को जो पैसा कितने इजीली कन्वर्ट हो जाएगा डेटर इन्वेंट्री से। तो सर डेटर और इन्वेंट्री मतलब ट्रेड रिसीवेबल इन्वेंट्री से अपन को कितना जल्दी कन्वर्ट हो जाएगा और अपन उसको कैसे रीपे कर पाएंगे। तो हाउ वेल द कंपनी एबल टू ऑनर इट्स कमिटमेंट ऑफ ट्रेड पेबल को अपन मतलब रीपे करना है अपन को, कमिटमेंट को, ट्रेड पेबल वगैरह को। फिर कभी भी पैसों को आइडियल मत करो, उसको अच्छे से डिप्लॉय करो, इन्वेस्ट करो। कभी भी आइडियल मत रखो, उसको डिप्लॉय करो, इन्वेस्ट करो। कभी भी आइडियल मत रखो, उसको डिप्लॉय करो, इन्वेस्ट करो। सो कोई भी क्या कंपनी में फंड आइडियल पड़ा हुआ है क्या, जिससे मैक्सिमम बेनिफिट ले पा रहे नहीं ले पा रहे, कोई भी फंड आइडियल पड़ा है क्या, उसको सही कितने अच्छे से फंड को डिप्लॉय करा हुआ है, कितने अच्छे से फंड को डिप्लॉय करा हुआ है, और कंपनी का इन्वेस्टमेंट पैटर्न क्या है, क्या वो इजीली रियलाइज हो जाएगा जब अपन को बेचना हो तब। ठीक है ना। तो कभी भी अपन को पैसों को आइडियल नहीं रखना, उसको सही जगह डिप्लॉय करो, इन्वेस्ट करो, सही जगह डिप्लॉय करो, इन्वेस्ट करो, सही जगह डिप्लॉय करो, इन्वेस्ट करो। आ जाओ, दो ही टॉपिक बचे सर। ये वाला ना वैसे आज तक भी एग्जाम में आया नहीं, इस पर थोड़ा सा कम ध्यान देंगे, मतलब ऐसा नहीं आ सकता, मतलब बता रहा हूं इस पर थोड़ा सा कम ध्यान देंगे और इजी भी है। तुम्हारी वर्क की अप्रोच क्या होनी चाहिए, ड्यू डिलिजेंस की वर्क अप्रोच क्या होनी चाहिए। तुम अभी ड्यू डिलिजेंस करने जा रहे हो, बहुत बेसिक है। पहले जिस कंपनी का मैं ड्यू डिलिजेंस कर रहा हूँ, पहले मैं उसके डॉक्यूमेंट्स वगैरह मंगाऊंगा, फाइनेंशियल्स वगैरह मंगाऊंगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, पहले मैं उसको पढ़ूंगा, अब मुझे जरूरत लगेगी कि मुझे वहां जाना चाहिए, कंपनी में फिजिकली मुझे जाना चाहिए, टक 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 जाना चाहिए, टक 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 जाना चाहिए। ठीक है। तो पहले मैंने क्या करा, पहले कंपनी का फाइनेंशियल मंगाया, फाइनेंशियल मैंने पढ़ा, फिर मुझे जरूरत लगी, मुझे उस कंपनी में टक 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 करके जाना चाहिए, टक टक करके जाना चाहिए, तो मैं उधर जाऊंगा, फिर फाइनली देखूंगा, अच्छा वहां पे घूम रहा हूँ, मैं वहां पे घूम रहा हूँ, फिर अच्छा ये वाला एरिया इसका इंपॉर्टेंट है, अच्छा ये वाला एरिया भी इंपॉर्टेंट है, अच्छा ये वाला एरिया भी इंपॉर्टेंट है, मतलब मैंने की एरिया डिफाइन कर लिए। फिर फाइनली जो भी ड्यू डिलिजेंस का ऑफर होता है कि इस कंपनी को कितने में खरीदना चाहिए, बेचना चाहिए, ऑफर डॉक्यूमेंट जिसको अपन खरीदने बेचने का एक ऑफर डॉक्यूमेंट आता है, वो मैं बनाने में मदद कर दूंगा फाइनली। क्योंकि मैंने क्या करा, सबसे पहले फाइनेंशियल, घर पे बैठा था, ऑफिस में बैठा था, फाइनेंशियल पढ़े, कंपनी ऐसी, अच्छा अपन इसको खरीदने वाले है, पढ़ा, मुझे लगता है उधर जाना चाहिए, मैं टक 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 करके उधर जाऊंगा। ठीक है, मैं फिजिकली उधर गया, साइट विजिट करने गया। ठीक है।
फिर उसके बाद मैंने देखा अच्छा ये वाला एरिया, ये रिस्की एरिया है, अच्छा ये वाला रिस्की एरिया है। मैं घूमते घूमते देख रहा हूँ ना साइट विजिट करते हुए, ये एरिया इसका ख़राब है, ये एरिया इसका सही है, ये एरिया इसका सही है, ये एरिया इसका ख़राब है। ऐसे मैं घूमते घूमते देख रहा हूँ। फिर फाइनली जो भी आउटकम होगा उसका मैं ऑफर बनाने में मदद कर दूंगा। वर्क अप्रोच क्या होनी चाहिए आपको? रिपोर्ट करना है फाइनेंशियल जो भी सबमिट करे कंपनी के अंदर, मतलब रिव्यूइंग एंड रिपोर्टिंग, रिव्यू करना है और रिपोर्ट करना है जो भी फाइनेंशियल। सबसे पहले मैंने घर पे बैठे बैठे फाइनेंशियल पढ़े, ठीक है, जो भी फाइनेंशियल है। फिर मैं उधर घूमने गया, टक 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 करके, मतलब साइट विजिट करने गया। असेस करूंगा बिजनेस को बाय में साइट विजिट अगर लगना है, इफ एप्लीकेबल हुआ। फिर मैं उधर घूमते घूमते ये एरिया खराब है, ये एरिया खराब है, तो एरिया मैंने डिफाइन करा उसका कि एरिया कौन कौन से है। ड्यू डिलिजेंस में मैंने वर्किंग थ्रू करते वक्त देखा प्रोसेस में कि कौन कौन से की एरियाज है, ये एरिया खराब है, ये एरिया अच्छा है, घूमते घूमते देखा। फाइनली मैंने ऑफर बनाने में मदद कर दी उनकी, हेल्प इन प्रिपेयरिंग एन ऑफर। डन सर। लास्ट टॉपिक अपना बच्चा है कंटेंट ऑफ ड्यू डिलिजेंस रिपोर्ट। कंटेंट ऑफ ड्यू डिलिजेंस रिपोर्ट। फाइनली ड्यू डिलिजेंस कंप्लीट हो गया, आपको रिपोर्ट इशू करनी है, ठीक है ना। तो रिपोर्ट, जितनी भी रिपोर्ट मैंने आज तक पढ़ाई की, आपको मैंने हर बार यही बोला है, रिपोर्ट बनाते हो तुम डायरेक्ट ये तो नहीं लिख दो कि ये इसका आउटकम है, ये इसका आउटकम है, ये मुझे मिला, ना 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 ना। पूरी स्टार्टिंग से लेके एंड तक की फालतू कहानी समझानी है। पहले बेसिक सा इंट्रोडक्शन दो कि मैं ड्यू डिलिजेंस क्यों कर रहा हूँ, मैं कौन हूँ, कंपनी कौन है, कुछ समरी बनाओ, मेरी ड्यू डिलिजेंस का ऑब्जेक्टिव क्या है, टर्म्स ऑफ कंडीशन क्या है, लिमिटेशन क्या है, कंपनी कौन है, कंपनी के मालिक कौन है, कंपनी का मैनेजमेंट कौन है। मतलब पूरी कहानी समझाओ स्टार्टिंग से कि मैं, बहुत बेसिक पूरा इंट्रो। आप कभी भी कोई ऑडिट रिपोर्ट पढ़ोगे या बनाओगे, ये तो ना डायरेक्ट आउटकम ही दे दिया उठा के। मैंने आपको यही बोला, जब भी कोई ऑडिट रिपोर्ट बनाओगे पहले ऊपर का पूरा वो इंट्रोडक्शन देंगे, समरी देंगे कि मैं कौन हूँ, कंपनी कौन है, कंपनी की समरी देंगे, मैं ड्यू डिलिजेंस क्यों कर रहा हूँ, मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि कंपनी उसे खरीद रही है, तो ऑब्जेक्टिव समझाऊंगा, मैं ड्यू डिलिजेंस क्यों कर रहा हूँ, मेरा लिमिटेशन, स्कोप, मेरी टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट में क्या लिखा था, मुझे क्या क्या करना चाहिए था, मुझे क्या क्या करना चाहिए था, मेरी टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट, लिमिटेशन, स्कोप क्या है, कंपनी कौन है, कंपनी का मैनेजमेंट समरी, मतलब कंपनी के बारे में क्या बताऊंगा, कंपनी की हिस्ट्री बताऊंगा ब्रीफ बता के, कंपनी का मैनेजमेंट कौन है, प्रमोटर कौन है, शेयर होल्डर कौन है, मतलब मैनेजमेंट, शेयर होल्डर, प्रमोटर, ये सब बताऊंगा, ठीक है। फिर उसके बाद में आऊंगा फाइनल मेरे ऑब्जर्वेशन के, उसके बाद में फाइनल मेरे ऑब्जर्वेशन पे आऊंगा। देखो इसमें भी 5 ही पॉइंट याद करने हैं, पर मैं तुमको सब करा रहा हूँ एक बार तो, ठीक है। तो फिर मैं फाइनल ऑब्जर्वेशन पे आऊंगा कि हाँ अब बताओ, तुमने जो ऊपर अभी अपन ने क्या पढ़ा, असेट की वैल्यूएशन ओवर वैल्यू तो नहीं है, लाइबिलिटी हिडन तो नहीं है, वैसे असेट बता दो, कंपनी की असेट कैसी है, लाइबिलिटी कैसी है, कैश फ्लो कैसा है, नेटवर्थ कैसा है, ये सब फिर उसके बाद बता दो। तो बताना क्या क्या है अपन को, पहले ये देखो ऑब्जर्वेशन में क्या बताना है। फाइनली ये सब फालतू कहानी होने के बाद फिर अपन को बताना है कि फाइनल मेरा ऑब्जर्वेशन क्या रहा। जैसे असेट की वैल्यूएशन जो अपन ने ऊपर पढ़ा ना, असेट ओवर वैल्यू नहीं है, लाइबिलिटी कैसी है, ऑपरेटिंग रिजल्ट P&L हो गया, ये बैलेंस शीट हो गया, ये बैलेंस शीट हो गया, ये बैलेंस शीट हो गया, ये P&L हो गया। तो क्या क्या बताना है अपन को ऑब्जर्वेशन देनी है, कंपनी की वैल्यूएशन कैसी है, लाइबिलिटी मतलब असेट की वैल्यूएशन, असेट कैसी है, फाइनेंशियल लाइबिलिटी असेट के बारे में बताओ, ऑपरेटिंग रिजल्ट मतलब P&L के बारे में बताओ, नेटवर्थ के बारे में बताओ, कोई भी लिटिगेशन वगैरह है क्या कंपनी में, स्वॉट एनालिसिस वगैरह बता दो। तुम्हारे कुछ ऑब्जर्वेशन है कि कैसे क्या करना चाहिए, तो सजेशन ऑब्जर्वेशन भी दे दो, सजेशन ऑब्जर्वेशन भी दे दो, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारे, इतने सारे पॉइंट तो यही हो गए, बहुत इजी है ना ये तो। पर उसके अलावा मैंने स्टार्टिंग में नहीं कहा, डायरेक्ट आपको रिपोर्ट शुरू नहीं करनी, पहले इंट्रोडक्शन देना है, समरी बतानी है कि इंट्रोडक्शन समरी देनी है कि मैं कौन हूँ, सामने वाली कंपनी कौन है, मैं ड्यू डिलिजेंस क्यों कर रहा हूँ, मेरा क्या ऑब्जेक्टिव है, और मेरा ड्यू डिलिजेंस में क्या क्या काम था, ये सब बताओ, और कंपनी के बारे में बताओ। देखो इंट्रोडक्शन बताओ, समरी बताओ, मेरा ऑब्जेक्टिव क्या ड्यू डिलिजेंस का, मेरा क्या स्कोप वगैरह लिमिटेशन वगैरह है, मेरी स्कोप लिमिटेशन क्या थी ड्यू डिलिजेंस की। अब कंपनी के बारे में बताओ, कंपनी के बारे में 5 6 7 इजी है, 5 6 7 कंपनी के बारे में, कंपनी की हिस्ट्री बताओ, कंपनी के मालिक कौन है, शेयर होल्डर, कंपनी का मैनेजमेंट कौन है, कंपनी की हिस्ट्री, कंपनी के मालिक कौन है, कंपनी का मैनेजमेंट कौन है। 5 ही पॉइंट याद करने, तुमको तो ज्यादा होगा इससे इधर, ठीक है, टेंशन लो। कंपनी के बारे में बताओ, कंपनी की हिस्ट्री कौन है, शेयर होल्डिंग, कंपनी के शेयर होल्डर कौन है, मैनेजमेंट कौन है, कंपनी की हिस्ट्री, कंपनी के मालिक, कंपनी का मैनेजमेंट, कंपनी की हिस्ट्री, कंपनी के मालिक, कंपनी का मैनेजमेंट, कंपनी की हिस्ट्री, मालिक, मैनेजमेंट, कंपनी का 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 हिस्ट्री, मालिक, मैनेजमेंट, हिस्ट्री, शेयर होल्डिंग एंड मैनेजमेंट का स्ट्रक्चर। कैसा लगा आपको?
तो सर मैंने क्या बोला, मैंने बोला कंटेंट ऑफ ड्यू डिलिजेंस, आप कभी भी डायरेक्ट मुंह उठा के ऐसा मत कि आपने रिपोर्ट बना रहे हो डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन लिख दी, ना ना ना। पहले आपको देखना है, पहले फालतू बातें कि भाई मेरा इंट्रोडक्शन दूंगा, समरी दूंगा, थोड़ी बहुत एग्जीक्यूटिव समरी वगैरह बनाऊंगा, फिर बताऊंगा कि मैं ड्यू डिलिजेंस क्यों कर रहा हूँ, ऑब्जेक्टिव क्या। हाँ, कोई सी भी रिपोर्ट बनाओ ये सब बताना पड़ता है। इंट्रोडक्शन दो, समरी दो, बताओ कि आप ड्यू डिलिजेंस या ऑडिट क्यों कर रहे हो, आपका क्या लिमिटेशन, स्कोप, टर्म्स वगैरह थी, फिर कंपनी के बारे में बताओ, फिर ऑब्जर्वेशन पे आओ, फिर ऑब्जर्वेशन पे आओ। तो आपको इंट्रोडक्शन समरी बतानी है, आप ड्यू डिलिजेंस क्यों कर रहे हो, ड्यू डिलिजेंस ऑब्जेक्टिव क्या है आपका, आपका क्या टर्म्स और स्कोप लिमिटेशन था, टर्म्स स्कोप वगैरह ये सब बताओ। फिर अब कंपनी के बारे में बताओ, कंपनी की हिस्ट्री, प्रमोटर, मैनेजमेंट, कंपनी की हिस्ट्री, प्रमोटर, मैनेजमेंट, मतलब प्रमोटर मतलब शेयर होल्डर, शेयर होल्डर, मैनेजमेंट, हिस्ट्री, शेयर होल्डर, मैनेजमेंट। अब तुम्हारा ऑब्जर्वेशन क्या है वो बताओ। 5-7 पॉइंट तो यहाँ पे ही हो गए, पर और देख लो, 5 ही करने याद। अब तुम्हारा ऑब्जर्वेशन बताओ, तुम्हारा ऑब्जर्वेशन क्या था। ऑब्जर्वेशन किस पे, अपने एसेट रिव्यू करा, लायबिलिटी रिव्यू करी, नेटवर्थ रिव्यू करा, P&L रिव्यू करा, कैश फ्लो रिव्यू करा, असेट की वैल्यूएशन, फाइनेंशियल लायबिलिटी का असेसमेंट, P&L मतलब ऑपरेटिंग रिजल्ट, नेटवर्थ क्या है, स्वॉट एनालिसिस, और तुम्हारा कोई ऑब्जर्वेशन होता। डन ना सर, हो गया ना सर। हाँ जी सर, बंद करे। अरे ढबो बने बबुआ, मैंने बोला था मैं राजा, अपन पहले ना पूरा स्टार्टिंग से लेके एंड तक वापस से रिवाइज करेंगे, तो अपन ऐसे कैसे बंद कर दे। सबसे पहले मैंने सर ना क्या पढ़ाया था, मैंने बताया था अपने बबुआ को कि ना सीपीटी फाइल के क्लासिफिकेशन क्या क्या होते हैं। सीपीटी फाइल, तुमको सीपीटी का फॉर्म भरने के पहले ही सोच लेना था तुमको सीए करनी है नहीं करनी है, अभी मत पछताओ, पहले ही ड्यू डिलिजेंस कर लेना था, पहले सीपीटी का फॉर्म फाइल करते हो। सी से कॉमर्शियल, पी से पर्सनल, टी से टैक्स, सी से कॉमर्शियल, पी से पर्सनल, टी से टैक्स, सी से कॉमर्शियल, पी से पर्सनल, टी से टैक्स। फाइल से मैंने तुमको बताया था फाइनेंशियल, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, लीगल और एनवायरमेंटल। फिर फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस, तुम किधर बैंक से लोन लेने गए तो फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस में वो क्या देखेगा, पहले कंपनी के बारे में कि कंपनी का हिस्ट्री कौन है, प्रमोटर कौन है, मैनेजमेंट कौन है। वही सेम पॉइंट जो अपन ने नीचे भी रिपोर्ट के अंदर पढ़े, वो के वही पॉइंट कि कंपनी के बारे में जानेगा, कंपनी का बिजनेस हिस्ट्री, प्रमोटर, मैनेजमेंट, कंपनी के बारे में जानेगा, बिजनेस हिस्ट्री, प्रमोटर, मैनेजमेंट पहले वो जानेगा। उसके बाद वो अब उतरेगा बैलेंस शीट, P&L, कैश फ्लो पे। बैलेंस शीट पे वो देखेगा असेट कैसी है, लायबिलिटी कैसी है। P&L में वो दो चीज देखेगा, ट्रेडिंग रिजल्ट कैसा है और प्रॉफिटेबिलिटी कैसी है, मतलब फ्यूचर की प्रॉफिटेबिलिटी, और कैश फ्लो चेक करेगा। ठीक है, स्कोप के अंदर तुम बंदों को पैसे दे रहे हो, तो उसको बोलो अकाउंटिंग लो रेगुलेशन टैक्सेशन को फॉलो करके करे, लो रेगुलेशन टैक्सेशन को फॉलो करके करे। तुम बंदों को पैसे दे रहे हो, मतलब बंदों को मतलब कैश दे रहे हो। बंदे कौन कौन होते कंपनी में, बंदे होते हैं प्रमोटर, मैनेजमेंट, एम्प्लॉय। प्रमोटर उनके नीचे मैनेजमेंट एम्प्लॉय, प्रमोटर उनके नीचे मैनेजमेंट एम्प्लॉय। उनको तुम पैसे दे रहे हो, मतलब कैश दे रहे हो, फाइनेंशियल दे रहे हो, फाइनेंशियल प्रोजेक्शन दे रहे हो। तो जो अकाउंटिंग करे तब लो रेगुलेशन टैक्सेशन को फॉलो करके चले, लो रेगुलेशन टैक्सेशन को फॉलो करते। अकाउंटिंग करे मतलब अकाउंटिंग पॉलिसी, टैक्सेशन को लो रेगुलेशन टैक्सेशन और स्टैट्यूटरी कंप्लायंस को फॉलो करके चले। अकाउंटिंग क्यों करते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के लिए। अब अपन को फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हिडन लायबिलिटी देखनी थी कि कंटिंजेंट लायबिलिटी, हिडन लायबिलिटी से कंटिंजेंट लायबिलिटी वर्ड दिमाग में आना चाहिए। कंटिंजेंट लायबिलिटी मतलब कोई शोकॉज नोटिस वगैरह टैक्स का आया है, शोकॉज नोटिस टैक्स का आया है, मतलब किसका आया है, कोई भी टैक्स की लायबिलिटी वगैरह हो, या फिर एलसीबीजी, तो एलसीबीजी लेटर ऑफ कंफर्ट, शोकॉज नोटिस आया है किसका, टैक्स का। जो भी टैक्स आपके कोर्स में, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, सेल्स टैक्स, कस्टम ड्यूटी। फिर कस्टमर आपसे पैसा, और कौन कौन पैसा मांग सकता है, कस्टमर मांग सकता है, लेबर मांग सकता है, एम्प्लॉय मांग सकता है, सोसाइटी मांग सकती है। कस्टमर प्रोडक्ट लायबिलिटी क्लेम मांगेगा, लेबर क्यों मांगा, लेबर लिटिगेशन या फिर लेबर नेगोशिएशन चल रहा है आपका। एम्प्लॉय आपसे पैसा क्यों मांगा, आपने उसकी सैलरी, लीव सैलरी नहीं दे रहे, ग्रेचुइटी नहीं दे रहे। सोसाइटी पैसा कम मांगी जब एनवायरमेंटल में आप प्रॉब्लम कर रहे हो। ओवर वैल्यूड एसेट में मैंने आपको बताया था कि करंट असेट, फिक्स असेट, इंटेंजिबल असेट, इन्वेस्टमेंट, फिक्टिशियस, सब देख लो। करंट असेट में अपने 2 पॉइंट बहुत इजीली दिमाग में आते हैं, डेटर और इन्वेंट्री, ये सही नहीं, अनकलेक्टेबल है, स्लो मूविंग है। और फिर फिक्स असेट में प्लांट एंड मशीनरी, और फिर प्रॉपर्टी, प्लांट मशीनरी आपकी खराब हुई है, प्रॉपर्टी जो भी असेट वो लिटिगेटेड है। इंटेंजिबल असेट में मतलब आपकी गुडविल की कोई वैल्यू नहीं है, नो वैल्यू। फिर मैंने आपको बताया था इन्वेस्टमेंट, फिर मैंने आपको क्या बताया, इन्वेस्टमेंट की आपकी मार्केट वैल्यू उससे भी सस्ती है। मार्केट वैल्यू मतलब रियलाइजेबल वैल्यू जो है बहुत कम है, रिटर्न बहुत कम मिल रहा है। फिक्टिशियस असेट के अंदर डेफर्ड रेवेन्यू, एक्सपेंडिचर, कैपिटलाइजेशन। कैश फ्लो को आपको कैसे रिव्यू करना है, जहां से पैसे मिलने हैं वो अपन इजीली टर्न कर पाएंगे उनको, मतलब ट्रेड रिसीवेबल, इन्वेंट्री, और फिर अपन किसको पे कर पाएंगे, मिलेंगे फिर अपन पे करेंगे, मतलब अपनी कमिटमेंट पूरी हो जाएगी ट्रेड रिसीवेबल वगैरह को देने की। कोई भी पैसा आइडियल मत रखो, उसको अच्छे से डिप्लॉय और इन्वेस्ट करो, कोई पैसा आइडियल मत रखो, फंड आइडियल मत रखो, उसको अच्छे से डिप्लॉय करो, इन्वेस्ट करो। अब वर्क अप्रोच क्या होना चाहिए, ड्यू डिलिजेंस का वर्क अप्रोच क्या होना चाहिए, ड्यू डिलिजेंस को रखना चाहिए कि सबसे पहले मैंने घर पे बैठे बैठे फाइनेंशियल पढ़े, अच्छा फाइनेंशियल ये, अब मैं टक करके घूमने जाऊंगा, साइट विजिट करूंगा, फिर मैं देखूंगा अच्छा ये एरिया खराब है, अच्छा ये एरिया अच्छा है, फिर फाइनली ऑफर बनाने में मदद करूंगा। तो फाइनेंशियल पहले मैंने उसके पढ़े, फिर साइट विजिट करके टक करके एरिया देखे, अच्छा ये एरिया कैसे, तो डिफाइन करे कि एरिया, फाइनली मैंने ऑफर प्रिफेयर करा। और कंटेंट ऑफ ड्यू डिलिजेंस मैंने अभी जस्ट तुमको बताया कि अपन ना कभी भी ड्यू डिलिजेंस रिपोर्ट डायरेक्ट नहीं बनाते, पहले अपन देखेंगे, मतलब पहले फालतू चीजें बताएंगे कि मैं कौन हूं, इंट्रोडक्शन क्या है,
समरी क्या है, इंट्रोडक्शन समरी, मैंने क्यों ड्यू डिलीजेंस करी, लिमिटेशन स्कोप वगैरह क्या थी, फिर ऑब्जर्वेशन पे आएंगे अपन। तो इंट्रोडक्शन समरी, ऑब्जेक्टिव क्या था ड्यू डिलीजेंस का, मेरी क्या लिमिटेशन स्कोप वगैरह थी, टर्म्स थी, फिर कंपनी के बारे में बताएंगे। पहले कंपनी के बारे में क्या बताएंगे, कंपनी की हिस्ट्री, प्रमोटर, मैनेजमेंट, प्रमोटर से शेयर होल्डर मतलब हिस्ट्री, प्रमोटर मतलब शेयर होल्डर और मैनेजमेंट बताएंगे। फिर उसके बाद अपना ऑब्जर्वेशन बताएंगे कि कितनी वैल्यूएशन है कंपनी, कितनी फाइनेंशियल लायबिलिटी, क्या P&L, तो असेट, लायबिलिटी, फिर P&L का ऑपरेटिंग रिजल्ट, नेटवर्थ, सॉल्व। डन सर, ये हो गया अपना ड्यू डिलीजेंस। ठीक है, अभी नोट्स वगैरह मैं तुमको प्रोवाइड कराने की कोशिश करूंगा, जहाँ पे भी तुमको चैनल वगैरह पे मिल जाएंगे, नोट्स वगैरह मैं दे दूंगा, ये कोशिश करूंगा नोट्स मिल जाए तुमको। ठीक है, और अगर जो भी है चलो देख लेंगे, नोट्स का मैं तुमको चैनल पर कैसे दे दूंगा वो तो। और मेनली अपना अब ये ना अपना रेगुलर बेसिस पे चलेगा, मतलब रेगुलर अब मैं तुमको टाइम टेबल शेयर करवा दूंगा, रेगुलर बेसिस पे चलेगा। जब जब अपना ये चल रही है वीडियो तब तब तुमको देखनी है, ये नहीं है तुम बाद में देख लेंगे नहीं। और जब भी तुम फ्री हो, कहीं ट्रैवल कर रहे हो, खाना खा रहे हो, ईयरफोन लगाओ, बैठ जाओ। याद हो रहा है ना तुमको, समझ आ रहा है। ऑडिट नीड कंटिन्यूस रिवीजन, मैं तुमको याद कराने की इतना एफर्ट डाल रहा हूँ भाई मेरे, तुम भी थोड़ी मदद करो, मेरी हेल्प कराओ याद करने में। ठीक है ना, तो अब तुमको बस इसको बार बार देखना है जब भी हो। मैं तुमको ये सारे चैप्टर की देने की पूरी कोशिश करूँगा, सारे चैप्टर की मिलेगी मोस्टली। बाकी तो बेस्ट ऑफ लक, अगली वाली अपन वीडियो कक्षा में अपन मिलते हैं। चलो टाटा बाय बाय, सी यू।